अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांजेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांजेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड किस तरीके से सवाल आ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। देखें, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये आर सी टाइम कांस्टेंट जो है ये क्या टर्म है। ठीक है, यानी अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट लिया जाए तो वो टाइम के बराबर आता है। ये आपकी बुक में प्रूफ भी किया हुआ है, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, इसके यूनिट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, तो ये टाइम के बराबर ही आएगा। तो बेसिकली ये आर सी टाइम जो है ये कौन सा टाइम है? देखें बच्चे, एक होता है वो टाइम जिसमें कोई भी कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो जाए, मैक्सिमम चार्ज हो जाए, ठीक है, या इक्विलिब्रियम चार्ज भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर एक कैपेसिटर को हमने चार्ज करना शुरू किया और वो 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज जो है ना वो चार्ज हो गया। ठीक है, यानी कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो अब चार्ज है वो 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज है। तो उस चार्जिंग में जितना टाइम लगेगा उसको हम आर सी टाइम कांस्टेंट या 1 RC कहते हैं, यानी 1 सेकेंड। ठीक है, किसी भी कैपेसिटर का जो आरसी टाइम कांस्टेंट या 1 सेकेंड है या आरसी है वो टाइम है जिसमें कोई भी कैपेसिटर 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज जो है वो चार्ज को स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे चार्जिंग को। चार्जिंग के लिए क्या करेंगे, डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, इसमें हमने क्या करना है, अगर आप गौर से देखें, एक रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, तीन हमारे पास जो है वो टर्मिनल्स हैं ए बी और सी, और ये बैटरी के साथ कनेक्टेड। अब अगर हम कैपेसिटर को चार्ज करना चाहते हैं तो कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें इस ए को किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा जी? बी टर्मिनल के साथ। अब ये बी के साथ कनेक्ट होगी, मतलब अब कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, कैपेसिटर की एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलेंगे और दूसरी प्लेट पे जाते जाएंगे। अब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया, तो कैपेसिटर किस रेशो से चार्ज होगा ये देखने के लिए हमें एक इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी जो आपके एफएससी के सिलेबस का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन चार्जिंग को पढ़ने के लिए ये इक्वेशन ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 - ई रेज टू पावर, ठीक है, 1 - ई रेज टू पावर -T/RC। ठीक है जी, ये वो टाइम है जितना टाइम गुजर जाता है, टी। तो इस सूरत में क्या है, अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो जब हम चार्जिंग स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जब चार्जिंग बिल्कुल स्टार्ट ही हुई होती है, उस वक्त टाइम क्या होता है? ज़ीरो। अगर इसमें ज़ीरो पुट किया जाए तो क्या होगा? ई की पावर ज़ीरो, 1 - 1 ज़ीरो, और क्यू नॉट से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो चार्ज कितना हो जाएगा? ज़ीरो। यानी हम कह सकते हैं कि जब चार्जिंग बिल्कुल स्टार्ट ही होगी, टाइम ज़ीरो होगा, उस वक्त चार्ज भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे कि चार्जिंग होती कैसे है। आप देखें, इस ग्राफ को गौर से देखें। ठीक है, इस ग्राफ में क्या दिखाया जा रहा है कि ये जो क्यू नॉट है ये आपका मैक्सिमम चार्ज है। ठीक है आपने चार्ज करना शुरू किया, यहाँ पे दो ग्राफ हैं, एक लार्ज आरसी के लिए, एक स्मॉल आरसी के लिए है। यानी कि अगर आपका ये जो आर और सी है इसका प्रोडक्ट अगर लार्ज हो तो क्या होगा? ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि अगर आर और सी लार्ज हो, आर का मतलब है रेजिस्टेंस, सी का मतलब है कैपेसिटेंस। अगर प्लेट्स की कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो देर से चार्ज होंगी, चार्जिंग स्लो होगी। अगर प्लेट्स के साथ जो वायर्स लगी हुई हैं उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो भी चार्जिंग क्या होगी? स्लो होगी, देर से होगी। तो आर और सी जब ज़्यादा होंगे तो आपकी जो चार्जिंग होगी वो क्या होगी? स्लो होगी। इसको हम ग्राफ से भी डिस्कस करेंगे। और अगर ऐसा हो कि ये आर और सी दोनों कम हो, कम से मुराद क्या है कि अगर प्लेट्स की कैपेसिटी कम है तो वो जल्दी चार्ज हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि अगर वायर की जो रेजिस्टेंस है वो कम है तो चार्जेस जल्दी जल्दी मूव करेंगे और चार्जिंग क्या होगी? फास्ट होगी। तो चार्जिंग क्या होगी? फास्ट होगी अगर आर सी कम हो। यही ग्राफ से भी शो हो रहा है। तो कैसे शो हो रहा है मैं भी आपको बताऊंगा। अगर आप स्मॉल आरसी के लिए देखें तो ये ग्राफ जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इस ग्राफ में
ये वाला पॉइंट देखें, ये जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है, ये वो इस टाइम पे टाइम वो होगा, यानी 1 RC टाइम होगा, क्योंकि इसमें ये कितना चार्ज हो गया, 63% ऑफ इक्विलिब्रियम। इस टाइम को ज़रा गौर से देखें, इसको हम नीचे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये जो टाइम है इसको देखें, ये इसका आरसी है। अब हम बात करते हैं ये स्मॉल आरसी के लिए, स्मॉल आरसी के लिए उसे इतना टाइम लगा है, ठीक है। अब लार्ज आरसी के लिए देखें, अगर गौर करें तो लार्ज आरसी तो यहाँ पे पहुंच के इक्विलिब्रियम चार्ज तक पहुंचा है, तो इसके लिए जो टाइम है ज़रा गौर करें वो कितना है, वो देखें कितना ज़्यादा है। तो इन दोनों के लिए आरसी टाइम कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट होगा, और कम किसके लिए होगा, स्मॉल आरसी के लिए। यानी आरसी अगर स्मॉल हो तो चार्जिंग बहुत फास्ट होती है, कम टाइम में हो जाती है, और लार्ज आरसी हो तो चार्जिंग बहुत स्लो होती है, यानी ज़्यादा टाइम में होती है। ये आपने याद रखना है। दूसरी बात, स्टार्ट में शुरू शुरू में चार्जिंग जो है वो ज़रा फास्ट होती है, बाद में स्लो होती जाती है, क्योंकि कैपेसिटर के ऊपर ऑलरेडी चार्जेस मौजूद होते हैं। मज़ीद चार्जेस को एंटर करने के लिए हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, इसलिए चार्जिंग ज़रा स्लो होती है। तो बिगिनिंग में जो है मैं लिख देता हूँ, बिगिनिंग में जो चार्जिंग है आपकी वो क्या होगी, चार्जिंग फास्ट होगी। बिगिनिंग में चार्जिंग है आपकी फास्ट, और बाद में, ठीक है, आफ्टर, ठीक है, लेटर ऑन लिख देते हैं, लेटर ऑन चार्जिंग क्या होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता स्लो। आपने ये देखा होगा अपने मोबाइल्स में भी कि स्टार्ट के जो सेल हैं वो जल्दी जल्दी चार्ज हो जाते हैं, जबकि अब 90 से 100 तक अगर जो है आपके मोबाइल ने चार्ज होना तो वो ज़्यादा टाइम लेता है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या होगा। देखें, जब टाइम कांस्टेंट 1 RC यानी 1 सेकंड गुजरेगा तो कैपेसिटर 63% चार्ज होगा, जिसको हम टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं। जब 2 RC गुजरेगा तो 86% होगा, 3 RC गुजरेगा तो 94% हो जाएगा, 4 RC गुजरेगा तो 98% हो जाएगा, आखिरकार 5 RC के बाद 99% ये चार्ज हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं, देखें फुल तो चार्ज नहीं हुआ 100%, लेकिन मैक्सिमम हो गया, ठीक है। मैक्सिमम चार्जिंग जो है किसी भी कैपेसिटर की वो कितने टाइम में होती है, इन 5 RC या 5 टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो सवाल इसी तरीके से आता है कि कितने टाइम कांस्टेंट के बाद कोई भी कैपेसिटर जो है वो मैक्सिमम चार्ज हो जाता है, तो आप बताएंगे जी कितना जी, 5 RC या 5 टाइम कांस्टेंट के बाद। तो ये थी हमारी चार्जिंग। अब हम बात कर लेते हैं डिस्चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग में अगर आप गौर करें तो अब चूंकि आप कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना चाह रहे हैं, तो अब आपको कैपेसिटर को बैटरी के साथ नहीं लगाना, अब आपने एक्सटर्नल सर्किट के साथ लगाना है, यानी ए को सी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये बी वाला रास्ता जो है ये ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा, और कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं कि जो डिस्चार्जिंग होती है वो किस इक्वेशन से जो है ना हम इसकी डिस्चार्जिंग को जज कर सकते हैं। डिस्चार्जिंग की जो इक्वेशन है वो है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। इस इक्वेशन से डिस्चार्जिंग होगी। अब डिस्चार्जिंग अगर देखें, स्टार्ट में क्या हो, अगर टाइम जो है वो ज़ीरो हो, उस वक्त पहले हमने कैपेसिटर को फुली चार्ज किया हुआ है, अब टाइम ज़ीरो हो उस वक्त कैपेसिटर की प्लेट पे कितना चार्ज मौजूद होगा, ई रेस टू पावर ज़ीरो होगा, तो क्यू किसके बराबर आ जाएगा, क्यू नॉट। यानी जब टाइम बिल्कुल ज़ीरो होगा, अभी डिस्चार्जिंग स्टार्ट ही हुई होगी, तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे फुल चार्ज होगा, मैक्सिमम चार्ज। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चार्ज जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब डिस्चार्जिंग के लिए जो टाइम कांस्टेंट है वो कौन सा टाइम है, वो टाइम जिसमें किसी भी कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर 37% चार्ज जो है वो बाकी रह जाए, इसको कहते हैं आरसी टाइम कांस्टेंट फॉर डिस्चार्जिंग, ठीक है। दोनों तरह से कहा जा सकता है कि 63% डिस्चार्ज हो जाए, या कैपेसिटर के ऊपर जो चार्जिंग बच जाए वो 37% ऑफ मैक्सिमम चार्ज हो। तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से डिस्चार्ज होता है। देखें, अगर आर सी टाइम कांस्टेंट यानी आपका जो आर और सी का प्रोडक्ट है, आर सी टाइम कांस्टेंट, अगर वो क्या हो जी, स्मॉल हो,
देखें अगर सर्किट की रेजिस्टेंस स्मॉल है तो चार्जेस जल्दी जल्दी जाएंगे, मूव करेंगे और कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा जल्दी। और अगर कैपेसिटर की प्लेट्स की कैपेसिटी कम है, कम चार्ज स्टोर किया हुआ है, तो वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं अगर ये आर सी दोनों कम हो तो डिस्चार्जिंग जो है वो फास्ट होगी। बाद में इसको हम ग्राफ से भी करेंगे, डिस्चार्जिंग जो है वो फास्ट होगी। और अगर ये आर सी दोनों जो हैं वो ज़्यादा हों तो फिर क्या होगा जी, डिस्चार्जिंग स्लो होगी। अब रेजिस्टेंस अगर सर्किट की ज़्यादा है तो चार्जेस को मूव करने में मुश्किल पेश आएगी, वो देर से मूव करेंगे तो डिस्चार्जिंग स्लो हो जाएगी। इसी तरह अगर कैपेसिटर की कैपेसिटी ज़्यादा है तो जाहिर है उसको डिस्चार्ज होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। अब यही हम ग्राफ से देख लेते हैं। ग्राफ से कैसे है जी, आप देखें रेड वाला जो है वो स्मॉल आरसी के लिए है, और स्मॉल आरसी के लिए टाइम कांस्टेंट देख लेते हैं। यहाँ पे देखें वो 37% तक उस पर चार्ज बच गया है, यानी ये टाइम इसका 1 आरसी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं जी, ये देखें इसका जो 1 आरसी है वो ये है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो आपके पास है लार्ज आरसी के लिए, ठीक है। लार्ज आरसी के लिए ये कहाँ पे जाके जो है 37% चार्ज बच रहा है, ठीक है। ये ब्लैक वाले के लिए वो यहाँ पे है। अब देखें क्लियरली, आप देख पा रहे हैं कि लार्ज आरसी के लिए जो आरसी टाइम है वो ज़्यादा है, यानी कि लार्ज आरसी होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा डिस्चार्ज होने के लिए, और कम आरसी होगा तो कम टाइम लगेगा डिस्चार्ज होने के लिए। इसी तरह डिस्चार्जिंग के लिए भी हम कह सकते हैं कि स्टार्ट में डिस्चार्जिंग जो है वो फास्ट होती है, बिगिनिंग में जो डिस्चार्जिंग होती है वो फास्ट होती है। आप देखेंगे कि 100 से 90 तक आने में बहुत जल्दी से वो आ जाता है 100 से 90 तक, ठीक है। बिगिनिंग में डिस्चार्जिंग फास्ट होती है। और लेटर ऑन बाद में डिस्चार्जिंग जो है वो स्लो हो जाती है। आप ये देखते होंगे कि लास्ट 10% आपके काफ़ी देर चल जाते हैं मोबाइल के। लेटर ऑन डिस्चार्जिंग जो है वो स्लो हो जाती है, ये आपने याद रखना है। अब देख लेते हैं कि कितने टाइम कांस्टेंट के बाद कितना परसेंट जो है चार्ज प्लेट्स पे बाकी रह जाता है। तो 1 आरसी के बाद जो प्लेट्स पे चार्ज बचा हुआ होगा वो 37% होगा, 2 आरसी के बाद 13%, 3 आरसी के बाद 5%, 4 आरसी के बाद 1.8%, और 5 आरसी के बाद 0.2% या 0.6% बच जाएगा। अब यानी कि आप देख रहे हैं कि 0.6% यानी मैक्सिमम जो है वो डिस्चार्जिंग हो चुकी है 5 आरसी के बाद। तो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्चार्जिंग जो है वो आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट या आफ्टर 5 आरसी होगी। ये आपने याद रखना है। अब एक टॉपिक जो हमारा रह गया था पोलराइजेशन का इफेक्ट, तो वो हम देखते हैं। देखें जी पोलराइजेशन का क्या इफेक्ट होगा इन डिफरेंट टर्म्स पे, क्यू यानी चार्ज पे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, कैपेसिटेंस पे, इन सब पे हमने पोलराइजेशन का इफेक्ट देखना है, ठीक है जी। तो चलें देखते हैं, ठीक है जी। तो चलें जी देखें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पोलराइजेशन है ये आखिर होती क्या है। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर बनाएंगे। देखें जी, कंसीडर कर लेते हैं ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं। इसको आपने तवज्जो से समझना है। ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं और इन दोनों प्लेट्स को आपने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, ठीक है जी। ये आपने क्या किया, कैपेसिटर की प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसके दरमियान में एक रख देना है मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसको आप डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। ये जी मीडियम आपने रख दिया। अब स्टार्ट में क्या होगा, मीडियम यानी डाइलेक्ट्रिक जो है इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर है, बाद में भी बराबर रहता है। तो होता क्या है, ये पोलराइजेशन होती कैसे है इसको समझना है। देखें स्टार्ट में क्या होगा कि
इसके तमाम एटम्स मौजूद होंगे ना। देखें, फर्ज कर ले यहाँ पे एक एटम मौजूद है, ये उस एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये उसके ऑर्बिट्स हैं। डाइलेक्ट्रिक एटम्स की बात कर रहा हूँ। अब डाइलेक्ट्रिक के एटम का फर्ज कर ले यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आप कह लें कि, आप फर्ज कर लें कि यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इसके साथ मैं एक और एटम बना रहा हूँ, ये एक पॉजिटिव चार्ज इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ पे क्या है जी, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब होगा क्या, आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। जब आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसका ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। कैपेसिटर चार्ज होगा ना, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब आप गौर करें कि ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मौजूद है इसके जो है ना राइट साइड वाली प्लेट पे, ये क्या करेगा कि डाइलेक्ट्रिक के एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसकी साइड पे हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट की साइड पे हैं, उनको ये रिपेल करके दूसरी तरफ भेज देगा। ठीक है, अब होगा क्या, जरा इसको समझना है। इनको ये दूसरी तरफ भेज देगा। अब दूसरी तरफ भेजने से मुराद क्या है, क्या इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे नहीं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो चेंज हो जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज होगी ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ज़रा देखें। एटम यही है, एटम यही है। अब एटम की शेप देखें आप कैसी बन जाएगी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने के बाद। अब एटम का क्या होगा, एटम कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। क्यों एटम इस तरीके से क्यों हुआ, एटम इस तरीके से इस वजह से हुआ क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट ने इसका जो नेगेटिव वाला साइड है, यानी मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शिफ्ट कर दिया रिपेल करके दूसरी साइड पे, और पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ये वही एटम है और इसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है ना मौजूद हैं, लेकिन क्या हुआ है, थोड़ी सी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, ठीक है। अब इसके साथ जो दूसरा, अब ये क्या बन गया जी, ये डाइपोल बन गया, क्योंकि एक साइड पे स्लाइटली नेगेटिव और दूसरी साइड पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये क्या बन गया जी, एक डाइपोल बन गया। इसी के साथ जो एटम मौजूद होंगे उन पे भी इसी तरीके से क्या होगा, अब इसके साथ यहाँ पे एक एटम जो मौजूद है, ठीक है, क्योंकि इसके एक साइड पे नेगेटिव आ गया, दूसरे साइड पे जो है ना पॉजिटिव आ गया, तो नेगेटिव साइड के साथ वाला जो हिस्सा आगा उस पे यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरीके से सारे डाइपोल्स जो हैं इसमें डेवलप हो जाएंगे, ये ठीक है, डिफरेंट डाइपोल्स बन जाएंगे यहाँ पे। तो हम बना लेते हैं डाइपोल्स। ये काफ़ी सारे डाइपोल्स बन गए हैं जिसमें यहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्ज हैं और दूसरी साइड्स पे क्या आ गए, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये स्लाइटली जो है ना वो डिस्टर्ब या डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब ये डाइपोल्स बन गए। डाइपोल्स की वजह से अगर आप गौर करें तो इसकी एक साइड पे, डाइलेक्ट्रिक के एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन गई है, दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई है। तो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, कहाँ से जी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसको मैं कह देता हूँ ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब नेट जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो किस तरफ था, पॉजिटिव से नेगेटिव। ई ए लिख रहा हूँ अप्लाइड के लिए, वो पॉजिटिव से नेगेटिव था। पोलराइजेशन की वजह से जो पैदा हुआ है वो नेगेटिव से पॉजिटिव है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो बराबर होगा ई नेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं डिफरेंट चीज़ों पे इसका इफेक्ट। सबसे पहले देखते हैं चार्ज पे इफेक्ट। अब बात यह है कि चार्ज पे तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि चार्ज तो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा कहीं भी, ठीक है। चार्ज तो ऐसा कैसा मौजूद रहेगा, ठीक है, तो चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे इफेक्ट इसका देखेंगे। ये एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ से हमने इसको चार्ज करने के बाद बैटरी को क्या कर देना है,
रिमूव कर देना है, ठीक है। कैपेसिटर को चार्जिंग के बाद आपने बैटरी को क्या कर देना है, रिमूव। ये उसके बाद का इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, इसलिए तो मैंने कहा है कि चार्जेस सेम रहेंगे। तो ये आपने याद रखना है, हमने पहले बैटरी रिमूव नहीं की, लेकिन आपने बैटरी को यहाँ पे रिमूव कंडीशन में, डिसकनेक्टेड कंडीशन में हम पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा। तो चार्ज क्या रहेगा प्लेट्स पे, चार्ज तो सेम रहेगा, क्योंकि बैटरी जो है वो डिसकनेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि बैटरी क्या है, डिसकनेक्टेड। और बैटरी डिसकनेक्टेड की अभी हम कंडीशन जो है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखें तो वो हमने अभी देख लिया है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बराबर होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट है वो तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। अब हम इफेक्ट देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। अब देखें पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या होगा, आपको पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, ई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, रिड्यूस, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो V भी क्या हो जाएगा जी, रिड्यूसेस या डिक्रीजेस, ठीक है। अगर कैपेसिटेंस के ऊपर इफेक्ट देखें तो कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, C इज इक्वल टू क्यू ओवर V। पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है तो कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो कैपेसिटेंस क्या करेगी जी, इंक्रीजेस। अब हम इसी का इफेक्ट देख लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ये रिलेशन लिख रहा हूँ, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, रिड्यूस। तो सिग्मा भी क्या होगा जी, रिड्यूस हो जाएगा। ये आपने अच्छे से याद रखना है। और मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो बैटरी डिस्कनेक्टेड कंडीशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले कैपेसिटर को चार्ज किया है और उसके बाद हमने क्या किया है कि उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, डिस्कनेक्टेड बैटरी कंडीशन, डिस्कनेक्टेड बैटरी कंडीशन। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।